हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको टेंस बताने वाले हैं। देखिए, अगर आपको इंग्लिश सीखना है या इंग्लिश बोलना है या कोई भी ट्रांसलेशन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको सबसे पहले उसके टेंस को समझना पड़ेगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, काल कहते हैं। वो किस काल में है, अगर आप टेंस को समझ जाते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत आसान होगा और आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप टेंस को कंप्लीट करें, उसके बाद इंग्लिश आपको खुद कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है, सबसे पहले जानते हैं टेंस यानी कि काल किसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि द चेंज इन फ्रॉम ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस, अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, समय के अनुसार जो क्रिया करते हैं हम, जैसे खाते हैं पीते हैं, ये क्या क्रिया है ना, के रूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। देखिए, हम कितने आसान भाषा में आपके लिए हमने नोट्स तैयार किए हैं। आप चाहे तो इसको आप अपने कॉपी में लिख करके नोट्स तैयार करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे क्या है, टेंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है टाइम यानी कि समय। काइंड्स ऑफ टेंस, टेंस के कितने भेद हैं या टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के कितने हैं, 3 भेद होते हैं। प्रथम क्या है, प्रेजेंट टेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस जिसको हम कहते हैं भूतकाल। और तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, भविष्य काल। अब आगे है कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो क्या है, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस क्या है, तो क्या होगा, द चेंज इन फ्रॉम ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज प्रेजेंट टेंस, अर्थात वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या है, वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का इसका नियम है। क्या पहचानने का नियम क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ लगा हो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य, जैसे मैं खाता हूँ जाता हूँ तो अंत में हूँ है ना, तो क्या, जैसे कि यहाँ देखो वह पढ़ती है तो यहाँ क्या है ना, तो क्या होगा, शी रीड्स, मैं विद्यालय जाता हूँ ये क्या है, हूँ है ना, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। तुम मधुबनी में रहते तो क्या होगा, ये क्या हो गया, रहते हो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है ना। कि हम के जाने ना कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, उसको पहचानने का नियम क्या है कि है हो हूँ लगा रहेगा तो हमको समझ में आ जाएगा ये क्या है, प्रेजेंट में। जैसे वह पढ़ती है, मतलब इसका मतलब अभी पढ़ रही है, तो ये क्या, प्रेजेंट में ये घटना घटित हो रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। अब आगे है कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, तो 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रथम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, समान वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, समान वर्तमान काल, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये क्या हो गए, ये 4 भेद होते हैं प्रेजेंट टेंस के। कितने हैं, 4 भेद हैं। अब हम इनमें से जानेंगे प्रथम भेद को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल टेंस कहते हैं। आखिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, तो क्या है, द फॉर्म ऑफ वर्ब विच indicates a simple actions in the present time is called present indefinite tense, अर्थात जिस टेंस से यह अभिव्यक्त हो कि कोई भी काम वर्तमान समय में समान रूप से
होता है उससे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने के नियम, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती हूँ या ता हूँ, ते है, ते हो आदि लगा रहे उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिसमें ता है, ती है, ते है, तू हो आगे आदि लगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि वह पटना जाता है, तो क्या होगा इसका, जैसे वह पटना जाता है। तब क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, ही गोइज टू पटना। तुम नदी में तैरते हैं, तो क्या है यहाँ पे ते है ना, ते हो, यहाँ पे ता है ना, यहाँ पे ता है। इस टेंस अगर इस टाइप का अगर वाक्य आए, यहाँ सेंटेंस आए, तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब इसका रूल थोड़ा देखते हैं, इसका रूल क्या है। देखिए अनुवाद के नियम किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अनुवाद का नियम है उसका रूल है, प्रथम रूल कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस एडजेक्टिव। जैसे बाघ मजबूत होता है, तो क्या है, प्रथम में क्या होगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, बाघ, द टाइगर सब्जेक्ट है ना, और क्या लगेगा उसके अनुसार से, बाघ है तो इज लगेगा कि एम या आर, तो क्या होगा, बाघ है तो इज लगेगा, स्वाभाविक है। और मजबूत का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, तो द टाइगर इज स्ट्रॉन्ग। द क्यों लगाया, क्योंकि ये बाघ क्या है, जंगल का राजा है ना, इसलिए इसमें द लगाया हुआ है। अब आगे है दूध उजला होता है, ता है ना यहाँ पे, तो क्या उसका सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस एडजेक्टिव। तो दूध उजला होता है मतलब मिल्क इज वाइट। अब आगे है कि कोयल काली होती है, तो क्या होगा, द कुक्कू मतलब क्या होगा, कोयल हुआ ना, इज ब्लैक। अब दूसरा इसका रूल है कि यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में रहे तो उसका सूत्र क्या लगेगा, तो होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्टिव या अदर वर्ड होगा, यदि अफर्मेटिव में रहेगा। अफर्मेटिव में जैसे देखिए वह पटना जाता है, क्या, वह पटना जाता है, तो क्या होगा, ही गोइज टू पटना। देखिए यहाँ पे क्या है, V1 या V5, तो यहाँ पे वह क्या है, थर्ड पर्सन है ना, सिंगुलर नंबर का वह, तो क्या हो गया, ही के साथ क्या होगा, गो नहीं यूज मतलब क्या आएगा, ES लगेगा, क्योंकि ये पांचवा फॉर्म लगेगा यहाँ पे। अगर आई रहता तो फिर क्या लगता, गो लगता, फर्स्ट फॉर्म लगता, लेकिन यहाँ क्या है, ही है, तो क्या होगा, पांचवा फॉर्म लगेगा, तो ही गोइज टू पटना। सीता गाना गाती है, तो सीता सिंग्स ए सॉन्ग। और ये क्या है, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट। तुम मधुबनी में रहते हो, तो क्या होगा, वी लाइव एट मधुबनी। मतलब जिस भी गांव में रहते हैं तो क्या हो गया, वहाँ पे जैसे कि यू लाइव एट क्या होगा, जहाँ पे अपना जिस गांव का है वहाँ भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या है, ते है, आया कि नहीं आया। अब आगे है V1 का प्रयोग, आखिर ये V1 का प्रयोग कहाँ करें, ये जो V1 का प्रयोग है ना, ये कहाँ करें, और V5 का प्रयोग कहाँ करें। ध्यान से देखिए, अगर आप ये वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं ना, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा टेंस को समझने में। तो क्या है, V1 का प्रयोग, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर मतलब सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर तथा थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में रहे तो उसके साथ V1 यानी वर्ब का पहला रूप का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, फर्स्ट पर्सन के और सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर तथा थर्ड पर्सन के प्लुरल नंबर में रहे तो उसके साथ क्या होगा, V1 का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे तुम घर जाते हो, तो तुम क्या हो गया, क्या होगा, ये सेकेंड पर्सन का क्या हो गया, सेकेंड पर्सन का हुआ ना, फर्स्ट का सिंगुलर का, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ ना तुम, तो क्या होगा, यू के साथ फिर क्या है, गो लग गया, यू गो टू हाउस। अगर यहाँ पे राम रहता तो क्या होता, अगर यहाँ पे राम होता, क्योंकि वो क्या है, राम जो है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का है, तो क्या होगा, उसके पास V5 लगता। अब क्या है, V5 का प्रयोग भी देख लीजिए। कहते हैं
कि V5 का प्रयोग यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहे तो उसके साथ V5 मतलब वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग किया जाता है। यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहेगा तो V5 का प्रयोग होगा, बाद बाकी जितने भी है सब में क्या होगा, V1 का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका सूत्र क्या लगेगा,